हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे ग्रुप थ्योरी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइहेड्रल ग्रुप। ये जो ग्रुप है ये मेनली यूज़ होता है हमारा काउंटर एग्जांपल्स देने में। किसी चीज़ को हमने रॉन्ग प्रूव करना हो तो उसके लिए काउंटर एग्जांपल्स की जरूरत पड़ती है, उसमें डाइहेड्रल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेट CSI इसमें CSI या नेट में जैम में गेट में अक्सर इस पर क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हम इसको करेंगे पहले ज्योमेट्रिकल सेंस समझाऊंगा आपको, फिर मैथमेटिकल सेंस, और बाद में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो देखिए डाइहेड्रल ग्रुप क्या होता है। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ये जो ग्रुप है सिमेट्रीज का, किसकी? रेगुलर पॉलीगन की। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे कि 3 गन लेंगे तो वो रेगुलर 3 गन लेंगे तो वो क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। रेगुलर 4 गन लेंगे तो वो क्या होगा? स्क्वायर। तो इन पे रेगुलर पॉलीगन्स पे जो सिमेट्रीज बनेंगी उनका सेट वो क्या बनता है? ग्रुप बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? डाइहेड्रल ग्रुप। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिमेट्रीज क्या होंगी। तो किसी भी पॉलीगन में सिमेट्रीज हमारे पास 2 टाइप की होती हैं। एक तो होती है हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री और एक होती है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री की बात करते हैं पहले। तो रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी? पॉलीगन को उसी के प्लेन में इस तरह से रोटेट करें कि उसको वो अपनी ही शेप में रहे, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहे। और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रीज क्या होती हैं? पॉलीगन को फ्लिप करना, इस तरह से फ्लिप किया जाए कि वो अपनी पोजीशन ना छोड़े। अब ये इस तरह से आपको समझ नहीं आएगा तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको करते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं रेगुलर 4 गन का, यानी कि स्क्वायर का। और स्क्वायर में मैं आपको बताता हूँ कौन सी रोटेशनल सिमेट्रीज होंगी, कौन कौन सी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रीज होंगी। चलिए सबसे पहले तो इसकी नोटेशन की बात कर लेते हैं हम। इस ग्रुप को डिनोट किया जाता है DN से, या कभी कभी रेयरली D2N से भी। मेन इसकी ये नोटेशन रहेगी हमारे पास। सो DN क्या है? डिहाइड्रल ग्रुप। किस पे? N रेगुलर पॉलीगन पे। अब इसके एलिमेंट्स कौन आएंगे? इसमें N रोटेशनल सिमेट्रीज आएंगी और N रिफ्लेक्सिव सिमेट्रीज आएंगी। स्क्वायर का एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए हमने एक स्क्वायर कंसीडर किया। सबसे पहले हम देखते हैं इस पे, मैंने आपको बता दिया कोई N गन है तो उस पे N रोटेशंस आएंगी और N रिफ्लेक्शंस आएंगी। तो स्क्वायर में 4 तो रोटेशंस आएंगी और 4 ही क्या आएंगी? रिफ्लेक्शंस। अब ये 4 रोटेशंस कौन कौन सी होंगी? देखिए सिमेट्री का भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि इसको कितने डिग्री के एंगल पे रोटेट करूँ कि इसी पोजीशन में रहे, मतलब जैसा दिख रहा है आपको इसी पोजीशन में रहे। तो कौन कौन सी रोटेशन हो सकती है? इसमें रोटेशन लग सकती है सबसे पहले तो 90 डिग्री की। ये 90 डिग्री की रोटेशन हुई क्योंकि आप बेस को देखिए, इसको मैं 90 डिग्री पे रोटेट करूंगा तो स्क्वायर आ जाएगा इस पोजीशन में। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन ही कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये हमारा स्क्वायर ओरिजिनल पोजीशन में ले लिया। इस पे 90 डिग्री की रोटेशन लगाता हूं और इसको नाम देता हूं R90 डिग्री। तो जैसे ही मैं 90 डिग्री की रोटेशन लगाऊंगा तो देखिए इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? इसके कॉर्नर्स को हमने नाम दे दिया तो पोजीशन इसकी क्या हो जाएगी? इस तरह से A, B, C और D। क्लियर है? यहाँ से आगे अब अगर एक बार और 90 डिग्री की रोटेशन लगा दूं तो वो इनिशियल पोजीशन पे टोटल रोटेशन कितनी बन जाएगी? 180 डिग्री की। सो ये कितनी हो जाएगी? एक बार और 90 डिग्री का लगाऊं मैं रोटेशन तो ये एलिमेंट्स आगे कुछ इस तरह से ये हमारा बन जाएगा A, B, C एंड D। 2 रोटेशंस आपको क्लियर होगी। तीसरी रोटेशन, एक और 90 डिग्री की रोटेशन अगर यहाँ पे करूँ तो टोटल 180 प्लस 90 कितनी हो जाएगी? 270। सो इनिशियल पोजीशन पे हमारी रोटेशन कितनी होगी? 270 डिग्री की। और एलिमेंट्स किस तरह से आ गए? इस तरह से A, B, C एंड D। ठीक है जी।
एक और 90 डिग्री की रोटेशन करते ही स्केयर अपनी ओरिजिनल इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। और ये कितनी रोटेशन कर दी हमने, पूरी 360 डिग्री की। और क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन में आ गया तो हम कह सकते हैं 0 डिग्री की रोटेशन भी इसको कह सकते हैं कि कोई रोटेशन नहीं हुई, स्केयर जैसा था वैसे का वैसा ही आ गया, इस पोजीशन में आ गया। तो हमने देखा स्केयर पे 4 हमारी रोटेशंस कौन कौन सी बन गई, R0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। बिल्कुल इसी तरह से रिफ्लेक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। इस पे 4 ही रिफ्लेक्शंस हमारी बनेंगी। पहली रिफ्लेक्शन कौन सी है, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग कर लीजिए। ये हमारा इनिशियल स्केयर हमने लिया है, इसको रिफ्लेक्ट कर दूं यानी कि फ्लिप कर दूं इस तरह से, किसके अलोंग, इस वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। तो ये इसी पोजीशन में रहेगा, अपनी ही पोजीशन में, लेकिन कॉर्नर्स किस तरह से चेंज हो जाएंगे, इस तरह से आ जाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा, जब हमने इस पे वर्टिकल एक्सिस के अलोंग इसको फ्लिप किया यानी कि रिफ्लेक्शन ली, इस रिफ्लेक्शन को मैंने नाम दिया V, तो एलिमेंट हमारे आ गए A D C और इधर आ जाएगा B। क्लियर? दोबारा से इनिशियल पे आ जाओ। ये हमारा स्केयर है। अब मैं इसको हॉरिजेंटल एक्सिस के अलोंग फ्लिप करता हूँ। सो हॉरिजेंटल एक्सिस के अलोंग जो फ्लिप करेंगे तो एलिमेंट्स आ गए हमारे कुछ इस तरह से। क्या बन जाएंगे ये एलिमेंट्स, ये आएगा यहाँ पर A B C एंड D। ओके, अब नेक्स्ट जो रिफ्लेक्शन आएगी वो आएगी डायगनल्स के अलोंग। सो पहली मैं डायगनल मानता हूँ ये वाली, इसको नाम देता हूँ D1। इस डायगनल के अलोंग जब रिफ्लेक्शन हमारी आएगी तो एलिमेंट्स कुछ बन जाएंगे ऐसे। क्या आ जाएंगे ये, इसमें A और C तो अपनी पोजीशन पे ही फिक्स रहेंगे और B और D इंटरचेंज हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी डायगनल के अलोंग, इस डायगनल के अलोंग जब मैं रिफ्लेक्शन लूँगा तो एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, ये। इसमें आपके D और B अपनी ही पोजीशन पे रहेंगे, D और B अपनी ही पोजीशन पे रहेंगे और एलिमेंट्स आ जाएंगे A एंड C। अच्छा, इस रोटेशन को हमने जो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रोटेशन ली थी, सॉरी हॉरिजेंटल एक्सिस के अलोंग रोटेशन ली थी, इसको नाम दिया H। जो इस डायगनल, फर्स्ट डायगनल के अलोंग हमने रोटेशन रिफ्लेक्शन ली थी उसको नाम दिया D1। सेकेंड डायगनल के अलोंग जो रिफ्लेक्शन ली उसको नाम दिया D2। अब देखिए तो सारी कुल मिला के सिमेट्रीज कितनी आ गई एक स्केयर पे, ये हमारे पास आ गई 4 तो रोटेशंस और 4 क्या आ गई, रिफ्लेक्शंस। क्लियर है? इसको मैंने एक सेट फॉर्म में लिख दिया D4। जैसे कि हमने बात की थी शुरू में कि N गन पे अगर हम डाइहेड्रल ग्रुप लेंगे उसकी नोटेशन क्या होती है, DN। ऐसे ही 4 गन पे जब हमने डाइहेड्रल ग्रुप लिया उसकी नोटेशन क्या आ गई, D4। एलिमेंट कौन कौन बन गए इसके, R0, R90, R180, R270 और 4 रिफ्लेक्शंस आ गई H, V, D1, D2। क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर है हमको। अब वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये ग्रुप बनता भी है या नहीं। तो ग्रुप को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इसकी हमने बना ली कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए हॉरिजेंटली हमने ले लिए सारे एलिमेंट्स और वर्टिकली लिख लिए। अब R0 मतलब नो रोटेशन, नो चेंज। इसका मतलब R0 को किसी भी और पे अप्लाई करूंगा तो वापस वही एलिमेंट्स आ जाएंगे। R0 के केस में सारे क्या आ जाएंगे, सेम। इसी तरह से वर्टिकली भी R0 को किसी से भी मल्टीप्लाई किया, सारे एलिमेंट्स आ गए सेम। R90 को देखते हैं। R90 करने रोटेशन 90 डिग्री की रोटेशन करने के बाद दोबारा से 90 डिग्री की रोटेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री।
90 डिग्री की रोटेशन करने के बाद 180 डिग्री की रोटेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 270 डिग्री। इसी तरह से 90 डिग्री की रोटेशन करने के बाद 270 डिग्री की रोटेशन करेंगे तो टोटल कितनी रोटेशन हो जाएगी 360 डिग्री, जिसको हम कह सकते हैं आर नोट। इस तरह से सारी आपकी ये रोटेशंस आ जाएंगी। एक हम इधर से रिफ्लेक्शन वाला केस भी देख लेते हैं। 90 डिग्री की रोटेशन करने के बाद अगर आप H लगाएंगे, मतलब हॉरिजेंटल एक्सिस के अलोंग फ्लिप करेंगे, तो चेक कर लेते हैं कौन सा एलिमेंट हमारे पास आएगा। ये हमारा इनिशियल स्टेज पे स्केयर है। इसमें फर्स्ट हमने क्या करना है 90 डिग्री की रोटेशन करनी है, ये आ गई। अब करना है इसको फ्लिप हॉरिजेंटल एक्सिस के अलोंग, तो ये आ गया। इनमें से देखो ऊपर से ये कौन सा एलिमेंट बन रहा था हमारे पास, ये एलिमेंट बन रहा है D1। सो R90 के बाद जब हमने H अप्लाई किया तो एलिमेंट आ गया D1। बिल्कुल इसी तरह से और कोई भी केस आप उठा के देख लीजिए। R270 का देखते हैं। R270 की रोटेशन के बाद जब हम H लगाएंगे तो क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा इनिशियल स्केयर, ये इनिशियल स्केयर 270 डिग्री की रोटेशन 90, 180 एंड 270। इस पे हॉरिजेंटल एक्सिस के अलोंग फ्लिप, ये आ गया इस तरह से। ऊपर से चेक करो ये कौन सा एलिमेंट आ गया। सो ये आ गया आपका D2 यहाँ पर आ गया D2। इस तरह से पूरे का पूरा कंपोजिशन टेबल हमारा बन जाएगा। अब कंपोजिशन टेबल बनने के बाद ये देखिए, ये जितने भी एलिमेंट कंपोजिशन टेबल में हमारे आए हैं, ये सभी एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, ऊपर दिए गए सेट D4 के ही एलिमेंट हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बड़ी आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं आप, वो भी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या बनेगा। तो साफ दिख रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा ऐसी कौन सी रो है जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। सो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा बनेगा आर नोट। जो 0 डिग्री की रोटेशन होगी वो आपकी क्या होगी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया आर नोट। सभी का इन्वर्स चेक कर लेते हैं, आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। सो आर नोट का आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। आर नोट का इन्वर्स आ गया आर नोट। R90 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि आर नोट आ रहा है, तो R90 को 270 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आर नोट आ रहा है। इट मीन्स R90 का इन्वर्स कितना बन रहा है, R270। बिल्कुल इसी तरह से R180 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि आर नोट आ रहा है, तो R180 को R180 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो R180 का इन्वर्स आ गया R180। इसी तरह से सभी एलिमेंट्स के इन्वर्स मिल जाएंगे, रोटेशंस में मिल जाएंगे। रिफ्लेक्शंस में एक बार और देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन में थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये। H को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि आर नोट आ रहा है, तो H को हम H से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि आर नोट आ रहा है। इसी तरह से V को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम कि आर नोट आ रहा है, तो V को हम V से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आर नोट आ रहा है। D1 को जब D1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आर नोट आता है। इसी तरह से D2 को D2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आर नोट। इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी जो रिफ्लेक्शंस बन रही थी वो क्या है, सेल्फ इन्वर्स। H का इन्वर्स H आएगा, V का इन्वर्स V आएगा, D1 का इन्वर्स D1 आएगा और D2 का इन्वर्स D2 आएगा। ओके, यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात जो निकल के आती है वो क्या है कि सारी की सारी रिफ्लेक्शंस जो हैं वो सेल्फ इन्वर्स हैं। इसका मतलब सभी रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर क्या आएगा, 2। ऑर्डर ऑफ H इज 2। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ V इज 2, ऑर्डर ऑफ D1 D2 इज 2। रोटेशन में
किसका ऑर्डर 2 आ रहा है, कौन सी ऐसी रोटेशन है जो सेल्फ इन्वर्स है, तो वो हमारे पास आई थी R180। R180 ऐसी रिफ्लेक्शन थी जिसका ऑर्डर क्या आया था 2। ऑर्डर ऑफ R180 इज 2। ये यहाँ पे मैंने क्यों बताया, क्योंकि आगे जब मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा इसकी तो वहाँ पे ये काम आएगा। सो इसका मतलब ये जो D4 हमने सेट लिया था वो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव को भी सेटिस्फाई करता है, आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई करता है और सभी एलिमेंट्स के इन्वर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। इट मीन्स ये क्या बन गया, D4 इज ग्रुप बन रहा है। ये ग्रुप बन रहा है तो नेक्स्ट बात आती है चेक करने की अबेलियन ग्रुप बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। सो आप सिर्फ ये देख लिए कि सभी रोज के कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम्स आ रहे हैं वो सेम हैं या फिर डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे यही देख लो आप, H वाली रो में आ रहा है D2V D1 आ रही है, और इधर से क्या आ रहा है HD1 आ गया। यहाँ पे क्या आ रहा था D2 आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है D1 आ रहा है। इट मीन्स HR90 इज D2 बट HR90 इज D2 बट R90 इंटू H इज D1। इसका मतलब क्या है, ये ग्रुप अबेलियन नहीं है। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। सो हमने अब तक क्या कर लिया कि ग्रुप ऑफ जो सिमेट्री सेट ऑफ सिमेट्रीज बनता है ओवर रेगुलर पॉलीगन, वो क्या बनता है, हमारे पास ग्रुप बनता है। लेकिन अबेलियन बने या ना बने ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट ये थी आपके पास इसकी ज्योमेट्रिकल सेंस। डिहाइड्रल ग्रुप ज्योमेट्रिकली कैसे बनता है वो मैंने आपको समझा दिया। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं D3 का। D3 अब क्या बन जाएगा, D3 बनेगा 3 गन के ऊपर जितनी सिमेट्रीज आएंगी उनका सेट। 3 रेगुलर 3 गन क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जैसे कि हमने यहाँ पे ले रखा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल पे 3 साइड्स आ रही हैं तो इसमें 3 तो रोटेशंस बनेंगी और 3 ही क्या बनेंगी, रिफ्लेक्शंस बनेंगी। अब रोटेशंस कौन कौन सी बनेंगी ये चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये निकालने का क्या तरीका होता है कि इनिशियल रोटेशन क्या बनेगी। सो ये इसके लिए तरीका होता है हमारे पास, इनिशियल रोटेशन जो होती है वो होती है 360 डिग्री बाय नंबर ऑफ साइड्स। जैसे कि यहाँ पे इस केस में D3 के केस में 360 डिग्री बाय नंबर ऑफ साइड इज 3, तो पहली जो रोटेशन आएगी वो 120 डिग्री की रोटेशन आएगी। 120 डिग्री की रोटेशन ऐसी रोटेशन होगी जो इस ट्राइंगल को वापस इसी शेप में ले आएगी। इसके अलावा कोई और रोटेशन आप बीच में करके देखोगे तो उसमें ट्राइंगल इस शेप में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। क्लियर है। पिछले केस में D4 के केस में हमारी पहली रोटेशन कितनी आई थी, 90 डिग्री की। सो वो कैसे निकली थी, 360 बाय नंबर ऑफ साइड इज 4, ये कितना आता है हमारे पास 90 डिग्री। पहली रोटेशन कितनी आ गई थी, 90 डिग्री की। तो इस तरह से ये रोटेशंस निकल जाती हैं। चलिए वापस D3 पे आते हैं। D3 पे इनिशियल हमने ट्राइंगल हमारा इस तरह से ले लिया AB एंड C, ये आ गया। अब इस पे मैं कौन सी रोटेशन लगाऊं कि जो इनिशियल रोटेशन मैंने आपको बताया कितने डिग्री की आ रही है, 120 डिग्री की। जब 120 डिग्री पे मैं इसको रोटेट करूंगा तो हमारा ये A कहाँ आ जाएगा, घूम के जरा सोच के देखिए, इसको 120 डिग्री पे रोटेट करूंगा तो एक पोजीशन आगे चला जाएगा, A आ जाएगा इधर, A B एंड C आ जाएगा यहाँ पे। 120 डिग्री रोटेट करने के बाद एक बार और 120 डिग्री रोटेट करके देखते हैं तो ये आ जाएगा हमारा A B एंड C, और एक बार और 120 डिग्री रोटेट करेंगे तो वो हो जाएगा R 360 डिग्री, और पूरा रोटेट होने के बाद वापस इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा A B एंड C। इसको हम नो रोटेशन भी बोलेंगे, मतलब R नोट। इसी तरह से 3 जो रिफ्लेक्शंस बनेंगी हमारी वो क्या बनेंगी, पहली रिफ्लेक्शन बनेगी इस एक्सिस के अलोंग,
इस एक्सिस के अलोंग इसको फ्लिप करके देखिए, वापस ये ट्राइंगल इसी पोजीशन में रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इस केस में सी अपनी ही पोजीशन पे रहेगा, ए और बी इंटरचेंज हो जाएंगे। दूसरी हमारे इस एक्सिस के अलोंग, इसको मैं नाम दे देता हूँ D1, इसको नाम दे देता हूँ D2। इस एक्सिस के अलोंग ए अपनी ही पोजीशन पे रहेगा, बी और सी इंटरचेंज हो जाएंगे। तीसरी हमारी रिफ्लेक्शन बनेगी इस एक्सिस के अलोंग, ये आएगा हमारा B अपनी ही पोजीशन पे रहेगा और A और C इंटरचेंज हो जाएंगे। इसको नाम दे देता हूँ D3। तो बेसिकली D3 के पास कितने एलिमेंट होंगे? 3 तो रोटेशंस होंगी, R0, R120, R240। सॉरी, यहाँ पे हमारा R240 था, R120 और इधर था R240, R240 और 3 हमारी रिफ्लेक्शंस होंगी D1, D2 एंड D3। इनका जो सेट बनेगा ये क्या बन जाएगा हमारे पास? डिहाइड्रल ग्रुप ऑफ 3 गन, या फिर डिहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, जो ये रिफ्लेक्शंस आ रही हैं, रिफ्लेक्शन क्या होती है? एक बार आपने इस एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट किया, वापस उसी एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट अगर कर देंगे तो आपका जो इनिशियल ट्राइंगल था वही आ जाएगा। तो इसका मतलब रिफ्लेक्शंस जो होती हैं इनका ऑर्डर क्या होता है? 2। एक ही रिफ्लेक्शन को 2 बार लगाएंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। क्लियर है? चाहे वो कोई भी हो, ट्राइंगल हो या स्क्वायर हो या और कोई रेगुलर पॉलीगन हो। सारी की सारी रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा। इसके अलावा ऐसी कौन सी रोटेशन होती है जिसका ऑर्डर 2 होता है? वो होता है 180 डिग्री की रोटेशन। सोच के देखिए, 180 डिग्री रोटेट किया, दोबारा से 180 डिग्री रोटेट करो तो टोटल रोटेशन कितनी हो जाएगी? 360 डिग्री की। वो क्या आ जाएगा आपके पास? आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब रोटेशंस में 2 ऑर्डर की रोटेशन कौन सी होगी? R180। रिफ्लेक्शंस में 2 ऑर्डर की रोटेशन, रिफ्लेक्शन क्या, सारी की सारी रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर क्या होता है? 2 होता है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। ये थी हमारे पास इनकी ज्योमेट्रिकल सेंस डिहाइड्रल ग्रुप की। अब इसको मैथमेटिकली जरा समझने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिकली DN होता क्या है, इसको भी मैं पहले D4 के एग्जांपल से ही आपको बता देता हूँ। D4 जो है वो पूरा ग्रुप आपका जनरेट हो सकता है एक इनिशियल रोटेशन से R90 से और एक रिफ्लेक्शन से H से। इनके कम्बिनेशंस लेते जाओ, पूरे का पूरा ग्रुप आ जाएगा। जैसे कि R90 किस किस को जनरेट कर देगा? मैं H को लिख लेता हूँ नीचे यहाँ। R90 से हमारा R90 की पावर 2 करोगे तो आ जाएगा R180, मतलब R90 फिर R90 अप्लाई किया, 90 + 90 180 डिग्री की रोटेशन होगी। फिर R90 की पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? R270 और फिर R90 की पावर 4 करेंगे तो आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट R0। ये आ गया। अब एक आगे हमने ले ली इसमें रिफ्लेक्शन। जब रिफ्लेक्शन को R90 से मल्टीप्लाई करेंगे, R90 इंटू H करेंगे तो ये दूसरी रिफ्लेक्शन आ जाएगी D1। इसी तरह से R180 मतलब R90 का स्केयर किया तो R180 आ गया। इसको जब H से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास तीसरी रिफ्लेक्शन आ जाएगी, शायद V आ जाएगी। और जब R190 का क्यूब यानी कि R270 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4th रिफ्लेक्शन आ जाएगी D1 या D2, जो भी आएगी वो वेरीफाई कर लेना। इसका मतलब क्या है? पूरे का पूरा ग्रुप हमारा 2 एलिमेंट से जनरेट हो जाता है। एक तो हमारी इनिशियल रोटेशन ले लो और एक कोई भी रिफ्लेक्शन ले लो, फिर उनके कम्बिनेशंस जब लेते जाएंगे तो पूरा ग्रुप जनरेट हो जाएगा। अब यही मैथमेटिकली इसको लिखने का तरीका है। DN क्या होगा? एक रिफ्लेक्शन X लिया हमने, रिफ्लेक्शन को लिया, तो सॉरी रोटेशन को लिया, एक रोटेशन इनिशियल रोटेशन, x का स्केयर, x का क्यूब, x की पावर n-1, जैसे कि यहाँ पे लिया था R90 का स्केयर, R90 का क्यूब और R90 की पावर 4 करेंगे, वो क्या आ जाएगा? R0 आ जाएगा। और इनका एक रिफ्लेक्शन हमने ले ली y, जैसे यहाँ पे हमने ली थी H, और इनके कम्बिनेशन जितने भी बनेंगे, टोटल एलिमेंट्स जब आप चेक करोगे तो इसमें कितने आ जाएंगे? 2n। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो ये रोटेशन हमने ली थी
इसका ऑर्डर क्या होता है, n होता है। यहाँ पे R90 का ऑर्डर क्या था, 4 था। यहाँ पे dn की बात कर रहे हैं तो रोटेशन की इनका ऑर्डर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। इसी तरह से जो रिफ्लेक्शन लेते हैं वो यहाँ पे y रिफ्लेक्शन का काम कर रही है। सो रिफ्लेक्शन का ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो डिहाइड्रल ग्रुप की है वो क्या होती है मैथमेटिकली, जब इसको हम लिखते हैं तो एक्स वाई मतलब रोटेशन इंटू रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन इंटू रोटेशन इनवर्स होता है। इस प्रॉपर्टी को हम D4 में जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये क्या कहता है कि रोटेशन इंटू रिफ्लेक्शन, कोई भी एक रोटेशन मान लीजिए, हम मान लेते हैं R, कोई भी एक रोटेशन मान लेते हैं R 270 मान लीजिए, इनटू में H इक्वल आना चाहिए रिफ्लेक्शन इंटू रोटेशन इनवर्स R 270 का इनवर्स। सो क्या बनेगा, R 270 इंटू लेफ्ट हैंड साइड पहले तो देख लो, R 270 इंटू H क्या आता है, R 270 यहाँ पर है हमारा, इंटू में R 270 इंटू H जब करेंगे तो ये आ रहा है D2। इसी तरह से राइट हैंड साइड हमारी क्या बनेगी, H इंटू R 270 इनवर्स, H इंटू 270 का इनवर्स जो बनता है वो बनता है R90। सो H इंटू R90 कितना आ रहा है, H इंटू R90, H इंटू R90 ये आ रहा है H इंटू R90, ये भी कितना आ रहा है D2। सो H इंटू R90 भी क्या आ गया, D। कहने का मतलब है, आप इसमें वेरीफाई और भी एलिमेंट्स लेके कर लेना कि रोटेशन इंटू रिफ्लेक्शन इक्वल होती है रिफ्लेक्शन इंटू रोटेशन इनवर्स के। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो मैथमेटिकली डिहाइड्रल ग्रुप कैसे लिखा जाता है, एक कोई रिफ्लेक्शन हमने ली x और उसकी सारी पावर सब टू n-1, और एक रोटेशन ली और उसकी पावर्स कहाँ तक, n-1 तक, और एक हमने ली रिफ्लेक्शन और उसका रोटेशन के साथ कम्बिनेशन, टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे 2n। प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई करेंगे कि रिफ्लेक्शन का ऑर्डर होगा, रोटेशन का ऑर्डर होगा n, रिफ्लेक्शन का ऑर्डर होगा 2, और इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है डिहाइड्रल ग्रुप की वो होती है एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स इनवर्स। और दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई मतलब रोटेशन इंटू रिफ्लेक्शन के जितने भी कम्बिनेशन हमारे पास आएंगे, जिसमें x का ऑर्डर क्या है, n है, y का ऑर्डर क्या है, 2 है। यहाँ पे x जो है वो रोटेशन का काम करता है, उसका ऑर्डर n होता है। रिफ्लेक्शन कोई भी एक y जो है रिफ्लेक्शन का काम करती है, इसका ऑर्डर 2 होता है। और डिहाइड्रल ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है, एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स इनवर्स, रोटेशन इंटू रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन इंटू रोटेशन इनवर्स। ये आप प्रॉपर्टी एक बार D4 में और D3 में जाके फिर से वेरीफाई करके देख लेना। ठीक है जी, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे कि डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज, अगर n साइड्स का पॉलीगन है उसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे, 2n एलिमेंट्स होंगे, जिसमें n रोटेशंस होंगी, n ही क्या होगी, रिफ्लेक्शंस होंगी। क्लियर है। मेन प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है डाइहेड्रल ग्रुप की, कि रोटेशन इंटू रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन इंटू रोटेशन इनवर्स। क्लियर। मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है इसको, एक्स वाई मतलब रोटेशन, इनिशियल रोटेशन इंटू एक रिफ्लेक्शन, उनका कम्बिनेशन, जहाँ पे x का ऑर्डर क्या होगा n, y का ऑर्डर क्या होगा 2, एंड एक्स वाई इक्वल होगा वाई एक्स इनवर्स के। ये था आपका डाइहेड्रल ग्रुप। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो क्वेश्चंस के लिए पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में ये मैंने आपको बता दिया है कि नोटेशन इसकी क्या होती है, डी एन ही लिखा आएगा ज़्यादातर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये जो हमारे आते हैं नेट के, गेट के या जैम वगैरह। अदरवाइज D2n अगर आएगा तो वो मेंशन कर देंगे, नोटेशन का आपको क्लियरली बता दिया जाएगा क्वेश्चन में। मतलब अब dn जो है वो हमेशा क्या होता है, नॉन अबेलियन होता है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए।
और n लेस देन इक्वल टू 2 के लिए ये क्या होगा, अबेलियन। ऐसा क्यों होता है? n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए तो हमने वेरीफाई कर भी लिया था D4 में, D3 में भी करके देख लेना, ये क्या होते हैं, नॉन अबेलियन होते हैं हमेशा। n लेस देन इक्वल टू 2 के लिए, n लेस देन इक्वल टू 2 के लिए इसका जो ऑर्डर है D1 या D2 है, D1 का ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ D1 इज 2, और हमको पता है दो ऑर्डर के सारे ग्रुप क्या होते हैं, अबेलियन होते हैं। एक्चुअली ये D1 आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z2 के, सो ये क्या आएगा, अबेलियन आएगा। इस पे भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा कि ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिज्म्स के पे, वो भी आप चेक कर लेना। इसी तरह से D2 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, D2 का ऑर्डर होगा 4। ये ग्रुप हमारा D2 आइसोमॉर्फिक होता है Z2 इंटू Z2 के, मतलब कैलिन्स 4 ग्रुप के। सो कैलिन 4 ग्रुप भी क्या होता है हमारे पास, अबेलियन। इसलिए n लेस देन इक्वल टू 2 के लिए Dn हमेशा क्या होता है, अबेलियन होता है, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए हमेशा क्या होगा, नॉन अबेलियन। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या आती है, इसका सेंटर का आपको पता है, ऐसे एलिमेंट्स जो सभी के साथ कम्यूट करते हैं, तो इसके सेंटर में आइडेंटिटी तो हमेशा सेंटर में रहता ही है, ठीक है। अब एक बार D4 पे जाके देखते हैं, R180 पे जरा नज़र मारिए। R180 पे जो आपकी ये कॉलम आ रहा है, वही क्या आ रही है, आपकी रो आ रही है। चेक कर लो एक बार, R180 वाले कॉलम में पहला 180, 270, R0, R90, VH, D2, D1, और यही यहाँ पे आ रहा है R180, 270, नोट 90, VH, D2, D1। इसका मतलब R0 सभी एलिमेंट्स के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है, तो सॉरी R180 सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहा है, तो R180 किस में आ गया, सेंटर में आ गया। इट मीन्स R180 सेंटर में आता है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट सेंटर में नहीं आता। तो R180 डिहाइड्रल ग्रुप के पास कब होता है, जब हमारे पास n क्या होता है, इवन। मतलब D4 के पास R180 था, लेकिन D3 के पास R180 नहीं था। R180 सिर्फ कब होगा डिहाइड्रल ग्रुप में, जब n क्या होगा, इवन। तो सेंटर में अगर n इवन हुआ तो दो एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे, R0 और R180। अगर n ओड हुआ तो एलिमेंट कौन से आ जाएगा, अकेला R0। इसके अलावा कोई एलिमेंट सेंटर में नहीं आता। इसी से नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ ZG, इस केस में डिहाइड्रल ग्रुप का सेंटर का ऑर्डर 2 होगा। यहाँ पे देखो, जब n इवन था तो हमारे पास कितने एलिमेंट आए थे, 2, तो सेंटर का ऑर्डर 2 होगा जब n इवन होगा। और जब n ओड था तो सेंटर में कितने एलिमेंट आए थे, 1, तो जब n ओड होगा तो सेंटर का ऑर्डर क्या होगा, 1। क्लियर? नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Dn में दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी था कि दो ऑर्डर के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। एक तो सारी की सारी रिफ्लेक्शंस, सारी रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर क्या बनता है, 2। तो Dn के केस में n क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्शंस हो जाएंगी। तो n एलिमेंट्स तो दो ऑर्डर के हो ही हो गए। इसके अलावा रोटेशन कौन सी होगी, R180 डिग्री। सिर्फ R180 का ही ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। तो अब R180 कब होगा डिहाइड्रल ग्रुप में, तब होगा जब n क्या होगा, इवन। सो जब n इवन होगा तो दो ऑर्डर के एलिमेंट कितने बन जाएंगे, n रिफ्लेक्शंस बन जाएंगी और एक R180 बन जाएगा रोटेशन। तो टोटल कितने दो ऑर्डर के एलिमेंट हो जाएंगे, n+1। इसी तरह से जब n ओड होगा तो R180 नहीं होगा, सिर्फ जो n रिफ्लेक्शंस बनेंगी वो क्या बन जाएंगी, हमारे पास दो ऑर्डर के एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होते हैं Dn में, n+1 होते हैं अगर n इवन होता है, और n होते हैं अगर n क्या होता है, ओड होता है। 6th प्रॉपर्टी देखिए, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है नेक्स्ट भी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D। अभी पीछे हमने क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट थे। अब यहाँ पे D ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, D नॉट इक्वल्स टू 2 इन Dn।
तो डी ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 5 ऑफ डी इफ डी डिवाइड्स एन। अगर डी एन को डिवाइड करता है तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 5 ऑफ डी एलिमेंट हो जाएंगे। अगर डी एन को डिवाइड नहीं करता तो उस ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट उस ग्रुप में नहीं होगा। एक एग्जांपल के लिए देखिए, D4 पे बात करते हैं। D4 में दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, दो ऑर्डर के हमारे पास एलिमेंट होंगे, ये n जो है इस केस में इवन है, तो इवन के केस में कितने एलिमेंट होते हैं, n+1 मतलब 4+1, दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 5। अब एक ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, एक ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होता है आइडेंटिटी। इसके अलावा 4 को और कौन डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है। तो 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 4 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे हमारे पास। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है डी ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं। अगर डी डिवाइड करता है एन को तो डी ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं 5 ऑफ डी। इसका मतलब 4 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे, 5 ऑफ 4। 5 ऑफ 4 कितना होता है, 2 होता है। तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 5 और 1 6 और 2 8 एलिमेंट हो गए। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट इसके पास दूसरे ऑर्डर का नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, Dn कंटेन्स ए यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। Dn के पास एक यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप होगा n ऑर्डर का, वो क्या होता है, सारी की सारी रोटेशंस का ग्रुप। यहाँ पे देखिए ये जो रोटेशंस आ रही हैं 4, इनका जो ये सेट बन रहा है ये क्या बनेगा, रोटेशंस का ये जो सेट बनेगा वो खुद क्या बनेगा, एक ग्रुप बनेगा। तो ये क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है D4 का। सो Dn कंटेन्स ए यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। Dn के पास n ऑर्डर का एक यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप होगा जो कि क्या होता है, विच इज ग्रुप ऑफ ऑल रोटेशंस। जो सारी की सारी रोटेशंस था उनका ग्रुप बनता है, वो नॉर्मल सब ग्रुप बनता है Dn का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इन Dn ग्रुप ऑफ ऑल रोटेशंस इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय R360 बाय n। इनिशियल रोटेशन R360 बाय क्या n क्या है, सबसे छोटी जो रोटेशन थी उससे जनरेट होने वाला ये क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। तो क्या कह रहा है, Dn में जो सारी की सारी रोटेशंस का ग्रुप बनेगा, जैसे D4 में था R90, R180, R270 एंड R0। ये ग्रुप सेट बनेगा, ये क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। और ये कैसा ग्रुप होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा, जो कि किससे जनरेट होगा, R90 डिग्री से। ठीक है। रोटेशंस का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है Dn का। और क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। जनरेटर कौन होता है, उसकी इनिशियल रोटेशन, जो सबसे पहली रोटेशन है वो जनरेटर बनती है। उसके अलावा और भी बन सकती है। अब ये प्रॉपर्टी हमने कर ली थी पहले कि एवरी रिफ्लेक्शन इज ऑफ ऑर्डर 2। सारी की सारी रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर क्या होता है, 2। नेक्स्ट देख लीजिए, बड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है तो जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। गिवन है कि G इज इक्वल्स टू E x x स्क्वायर x क्यूब y x y इस टाइप से दे रखा है। ऑर्डर ऑफ x क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। ऑर्डर ऑफ y क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। x y इक्वल टू x क्लियरली यहाँ पे x का ऑर्डर 4 है तो x क्यूब इक्वल आ जाएगा x इनवर्स के। तो ये प्रॉपर्टी जो आपको इधर दे रखी है, ये क्या दे रखी है, एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स इनवर्स। इसका मतलब आप जो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखोगे तो गिवन है D4 गिवन। अब क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेंटर ऑफ ग्रुप G इज इक्वल टू, सेंटर ऑफ ग्रुप में कितने एलिमेंट होंगे। तो हमने किया था सेंटर ऑफ Dn में कितने एलिमेंट होते हैं, 2 होते हैं अगर n क्या होता है इवन, और एक एलिमेंट होता है अगर n क्या होता है ओड। सो यहाँ पे n क्या दे रखा है, हमको इवन दे रखा है, तो इसके पास कितने एलिमेंट होंगे, 2। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2। कौन कौन से एलिमेंट होते थे वो, एक R0 आइडेंटिटी एलिमेंट और एक रोटेशन होती थी 180 डिग्री की R180। तो आंसर क्या होगा इसका, 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स ए यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ये भी हमने अभी किया था। डिहाइड्रल ग्रुप के पास एक Dn के पास एक n ऑर्डर का
नॉर्मल सब ग्रुप होता है, यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, जो पीछे हमने प्रॉपर्टीज में किया था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है डीहाइड्रल ग्रुप ऑफ D4 ऑफ ऑर्डर 8, इसके पास 4 ऑर्डर का एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा, यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास दूसरी डेफिनेशन दे रखी है इसकी, क्या है? ए और बी, ए बी के कम्बिनेशन, ए का ऑर्डर दे रखा है 4, बी का ऑर्डर दे रखा है 2 और बी ए इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, मतलब रोटेशन इंटू रिफ्लेक्शन इक्वल टू रिफ्लेक्शन इंटू रोटेशन इनवर्स इसने दे रखा है। अब ये पूछता क्या है? जेड जी डिनोट्स द सेंटर ऑफ जी, देन जी बाई जेड जी इज आइसोमॉर्फिक टू, जी बाई जेड जी बताना है किसके आइसोमॉर्फिक होगा। तो पहले तो ये देख लीजिए ऑर्डर ऑफ जेड जी कितना आ जाएगा। ये ग्रुप बन रहा है हमारा D4, और आप देखिए सारे क्वेश्चन D4 पे ही आए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन D4 पे ही पूछे जाते हैं। D4 बन रहा है क्योंकि रोटेशन का ऑर्डर दे रखा है 4। क्लियर? सो D4 में सेंटर का ऑर्डर होता है 2। अब पूछा है इसने G बाई जेड जी के बारे में, तो ये बन जाएगा G का ऑर्डर है 4 बाई जेड जी का ऑर्डर है 2, तो G बाई जेड जी का ऑर्डर आ गया 2। क्लियर? इट मीन्स G बाई जेड जी का ऑर्डर, सॉरी गलत आ गया हमारे पास, ये G का ऑर्डर है 8, तो G बाई जेड जी का ऑर्डर आ जाएगा 4। G बाई जेड जी का ऑर्डर आ रहा है 4 ग्रुप होते हैं, एक तो होता है Z4, दूसरा होता है Z2 इंटू Z2। अब अगर ये Z4 हो गया, G बाई जेड जी Z4 हो गया, देन G बाई जेड जी क्या बन जाएगा? साइक्लिक। और G बाई जेड जी अगर साइक्लिक बन गया तो एक प्रॉपर्टी है कि G बाई जेड जी अगर साइक्लिक होगा तो G क्या आ जाएगा? अबेलियन। लेकिन G क्या है? D4 क्या आ गया? अबेलियन। ऐसा तो हो नहीं सकता, D4 नॉन अबेलियन होता है। तो जब हमने G बाई जेड जी को Z4 माना तो G क्या आ रहा है? अबेलियन आ रहा है, वो हो नहीं सकता। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन होगा कि G बाई जेड जी किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? Z2 क्रॉस Z2 के। इसका मतलब ऑप्शन आ जाएगा सी, क्योंकि ये गेट में या जैम में Z2 को डिनोट करते हैं C2 पे दे रखें, C2 द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, तो Z2 और C2 एक ही बात है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ जाएगा? Z2 क्रॉस Z2। सो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें, और आप इसको देखिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।